ओके बच्चों, तो अब बच्चों हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें बैलेंसिंग पढ़ने वाले हैं कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं जो कि अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, क्योंकि जब आप बर्ड इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हो तो वहाँ पर निश्चित तौर पे कभी कभी किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट में होते हैं बराबर नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम अनबैलेंस्ड कहते हैं या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बच्चों ऐसी इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है, तो कैसे उसको बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के बच्चों यहाँ पे हम नियम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मेरा नाम है अंकित उपाध्याय, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो हमारी इसमें हेडिंग क्या हो जाएगी, ओके बच्चों हमारी हेडिंग क्या होगी, हमारी हेडिंग हो गई रूल फॉर बैलेंसिंग। कौन कौन से नियम हैं जिनसे हम उनको बैलेंस कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, हम आपको इन सभी रूल्स को पहले आपको सिखाएंगे नहीं, हम आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताते हैं और कोई एकदम सटीक बैठ जाएगा। देखिए ये रूल क्या क्या है ये एग्ज़ाम में नहीं आते, पर इक्वेशन को बैलेंस करना आता है। तो चाहो तो आप इन रूल को हिंदी में लिख लेना, मीन्स मिक्स इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स में लिखना, जैसे कि आपको बहुत आसानी रहेगा समझने में। ठीक है, अच्छा आइए समझते हैं। तो बच्चों हम पहले एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं बैलेंसिंग करने का। वो ये है कि जब आपने मैग्नीशियम को मिलाया था ऑक्सीजन के साथ में तो राख की फॉर्मेशन हुई थी, एस की फॉर्मेशन हुई थी, जिसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो बच्चों सुनो कि बैलेंसिंग का जो सर्वप्रथम रूल है वो ये कहता है कि आपको जो भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दी जाए, आप उसमें सभी जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सभी को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। मतलब चाहे सिंबल हो या चाहे फॉर्मूले हो या चाहे फॉर्मूला हो, आप उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। रूल नंबर पहला फिर आगे ये कहता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसे घटाएं बढ़ाएं ना, जैसा है वैसा ही रहने दें। ये नहीं आप 2 की जगह 3 कर दें, ऐसा नहीं करना है। यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। ओके, अच्छा आगे देखो बच्चों, रूल नंबर 2। तो आपका पहला रूल क्या हो गया, पहला रूल आपका ये हो गया कि सर्वप्रथम दी गई इक्वेशंस को हम सर्वप्रथम दी गई इक्वेशन में जो फॉर्मूले या जो सिंबल होते हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद की गई चीज़ का कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं करेंगे, जो भी होगा ब्रैकेट के बाहर होगा। ये पहला नियम कहता है। अब बच्चों जो दूसरा नियम है वो आपसे क्या बोलता है, बच्चों दूसरा नियम आपसे ये बोलता है कि आप एक काम करिए कि आप डेटा लिखिए। डेटा क्या, वो कहता है कि ये बताइए कि इस रिएक्शन में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनकी इक्वेशन उनका नामांकन करिए। आप देख सकते हो इस पूरी इक्वेशन में कौन कौन शामिल है, एक तो भैया मैग्नीशियम शामिल है और एक ऑक्सीजन शामिल है। आप देख सकते हो इस बॉक्स में मैग्नीशियम, इसमें ऑक्सीजन, इसमें भी कौन है मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेंट कौन है, सिर्फ 2 ही तो हैं, सिर्फ 2 किस्में मौजूद है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नाम की किस्म मौजूद है, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर यही रूल कहता है कि आप एक काम करो, फिर गिनती चालू करो। गिनती क्या चालू करो, तो आंसर है वो ये कहता है कि ये गिनो कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम नाम की किस्म कितने बार मौजूद है। तो देखिए रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 बार है, यहाँ 1 लिखा है जो कि दिखा नहीं जाता, तो 1 है। लेकिन प्रोडक्ट में बच्चों कितना है, आंसर है 1, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं, तो आंसर है 2, वहाँ कितना मौजूद है 1, कोफिशिएंट 1, तो 1 मौजूद है। तो बात समझिएगा, वो कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम बराबर आते हैं प्रोडक्ट के तो उस दौरान हम कहेंगे ये इक्वेशन कैसी थी, बैलेंस है। पर आप देख सकते हो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, ये यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन में कंडीशन खराब हो रही है। अब बात आती है बैलेंसिंग की। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब देखो तीसरा नियम आपसे क्या कहता है, तीसरा नियम आपसे एक बात बोलता है। तीसरा नियम बच्चों आपसे ये बोलता है कि आपको बैलेंसिंग करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन जिस नंबर का आप इंटू करेंगे वो संख्या आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सिंपल एक तरीके से होल नंबर में होनी चाहिए। आगे देखिए 0 का भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार से होते हैं। आगे देखिए ध्यान से इसमें कि
डाल 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 ओके बच्चों, तीसरा नियम आपसे क्या कहता है? तीसरा नियम आपसे ये कहता है कि आपको नंबर ऑफ एटम बराबर करने हैं। तो बराबर करने के लिए हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि कैसा होगा? मल्टीप्लिकेशन का होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंपल नंबर का इस्तेमाल करेंगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, फिर आगे यही नियम आपसे क्या कहता है? तीसरा यह नियम बच्चों आपसे ये कहता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन उस जगह करना है जिस जगह पर कमी है, जिस जगह पर कमी है। आप देख सकते हो रिएक्टेंट में O2 है और प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। तो कमी बच्चों कहाँ पर हो गई? कमी हो गई किस जगह पर? कमी हो गई आपकी प्रोडक्ट साइड में। तो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किस साइड बच्चों होगा? वो होगा प्रोडक्ट साइड में। ये तीसरा नियम कहता है। तो सुनिए, जैसे ही बच्चों आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 का किया तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2। आपने मल्टीप्लिकेशन किया प्रोडक्ट साइड में, तो फिर आपको प्रोडक्ट साइड में वो बॉक्स देखना है जहाँ ऑक्सीजन था। आप देख सकते हो ये रहा बॉक्स, तो आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन 2 का कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ सिस्टम बन चुका। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? चौथा नियम कहता है कि आप चेक करो दोबारा कि डेटा बदला कि नहीं बदला। ठीक है, डेटा शायद बदल सकता है, देख सकते हैं। देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ है, चौथा नियम कहता है गिनना फिर से शुरू करो। तो हमने चौथे नियम की बात मानी बच्चों। तो यहाँ मैग्नीशियम 1 और उस साइड मैग्नीशियम 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और वहाँ ऑक्सीजन 2। भैया ऑक्सीजन बैलेंस हो गए पर असर मैग्नीशियम बढ़ गया, वो अनबैलेंस हो गया। अब बात आती है, अब लगाएंगे तीसरा नियम, वो कहता है मल्टीप्लिकेशन से बैलेंसिंग करनी होगी। अब देखो तीसरा नियम क्या कहता था कि मल्टीप्लाई वहाँ करेंगे जहाँ पे कमी है। कमी किस साइड बच्चों हो गई? अब रिएक्टेंट साइड। किस में हो गई? मैग्नीशियम में। कितने का मल्टीप्लिकेशन करें जिससे बराबर हो जाए? आंसर है 2 का। तो बच्चों हमने इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो कि किया है रिएक्टेंट साइड। तो वो बॉक्स देखो जहाँ मैग्नीशियम है, तो आंसर है यहाँ मैग्नीशियम है, तो मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो फिर जो चौथा नियम आपसे क्या बोलता है? चौथा नियम कहता है फिर से चेक करो डेटा को। आइए हम चेक करते हैं। तो आप खुद देख सकते हो रिएक्टेंट साइड कितने मैग्नीशियम है? 2। वहाँ कितने हैं? 2। कितना है ऑक्सीजन है? 2। वहाँ कितने हैं? 2। होगी बैलेंसिंग। बस इक्वेशन क्या बनी? 2mg + O2 + 2mgO। मीन्स आपको कैसे लिखना होगा इसको? आप उसमें लिख देना 2mg + O2 = 2mgO। आइए बेटा करते हैं बैलेंसिंग। पहला नियम क्या बोलता क्या है? पहला नियम बोलता है कि आप सिंबल को या फॉर्मूले को आप किस में बंद कर दो? स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। दूसरा नियम क्या कहता है? पहला नियम हो चुका। दूसरा नियम क्या कहता है कि आप हमें डेटा लिख के बताइए, मतलब हमें ये बताइए कि कौन कौन से किस्में मौजूद हैं। तो यहाँ पे जिंक मौजूद है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। आप देख सकते हो जिंक भी इसमें मौजूद है, O भी है, H भी है, S भी है। यहाँ 4 किस्में मौजूद हैं। अब वो कहते हैं ये बताओ रिएक्टेंट साइड कितनी है और प्रोडक्ट साइड कितनी है। जिंक को गिना, यहाँ 1 था, वहाँ गिना तो यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ गिना तो यहाँ 2 है, और वहाँ गिना तो वहाँ पर भी 2 है। बहुत अच्छी बात। सल्फर यहाँ 1 है, वहाँ कितना है? 1 है। ऐसे ही ऑक्सीजन आपका यहाँ कितना है? 4 है, और वहाँ कितना है? 4 है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। अब इसको मुझे बैलेंस करना है। तो पहला नियम कहता है कि इन्हें आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। अब बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखो जल्दी बंद कर दिया। दूसरा नियम कहता है डेटा लिखो। लो डेटा लिखेंगे दूसरे नियम के आधार पे कौन कौन से सिंबल मौजूद हैं। तो सिंबल यहाँ पे सिंबल लिख दें, तुम लोग S मान लोगे, सल्फर मान लोगे इसको। तो कौन कौन से सिंबल मौजूद हैं? तो आंसर है Fe मौजूद है, हाइड्रोजन भी है। Fe मतलब आयरन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर डेटा कलेक्ट करें कि रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, तो आप खुद कह सकते हो कि सर रिएक्टेंट में आयरन 1 बार है, वहाँ पर 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, वहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है, वहाँ ऑक्सीजन 3 बार है। ओके, तो देख सकते हो आप।
ठीक है, अब तो बैलेंस करनी है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम आपसे कहता है कि आपको आपको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन वहाँ करना होगा जहाँ पर कमी है नंबर ऑफ एटम की। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लोगों में कमी आ रही, एक तो ऑक्सीजन में और एक आयरन में। तो आप पहले किसी एक को चूज़ करो, एक को बैलेंस करो आप। हम सपोज करते हैं, सोचते हैं कि हम आयरन को बैलेंस करना चाहें। तो मान लिया मैंने आयरन को बैलेंस करना चाहा, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? तो आंसर है 2 का। जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा सिंपल सी बात है कि यहाँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन किस साइड मल्टीप्लिकेशन किया? रिएक्टेंट में। तो किस बॉक्स में आयरन है? तो आंसर इस बॉक्स में। तो यहाँ का 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, यहाँ आपने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, फिर चौथा नियम क्या कहता है कि डेटा फिर से देखो कि कुछ बदला तो नहीं है। चलो देख लेते हैं। अब देखो रिएक्टेंट साइड कितना आयरन है? 2। कितना है वहाँ पर? 2। कितना H है यहाँ पर? 2। वहाँ कितना है? 2। कितना आयरन यहाँ पर है? कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है? 1। वहाँ कितना है? 3। अब कौन है अनबैलेंस? कौन है बैलेंस? अब यहाँ पे आंसर है, अब यहाँ अनबैलेंस हो गया ऑक्सीजन। कितना मल्टीप्लिकेशन करें इसमें? तो आंसर है कि आप इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके ऑक्सीजन है बैलेंस। आपने किस जगह मल्टीप्लिकेशन किया है? तो आंसर रिएक्टेंट साइड किया मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल सी बात है कि उस बॉक्स में करो मल्टीप्लाई जहाँ ऑक्सीजन है। आंसर है यहाँ ऑक्सीजन है। तो जैसे ही आपने कर दिया तो चौथा नियम फिर आ जाएगा, फिर बोलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डेटा चेक करो कुछ बदली तो नहीं है। आइए देख लेते हैं डेटा हम लोग। कितना आयरन है? आंसर 2। वहाँ कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 6। 3 दूनी 6। और वहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना ऑक्सीजन हो गया? 3। और वहाँ कितना है? 3। अब कौन बदल गया? हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कितना काम करेंगे मल्टीप्लाई? प्रोडक्ट में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 6। तो किस जगह किया गया? हाइड्रोजन में। तो देखो प्रोडक्ट की तरफ कहाँ पर हाइड्रोजन है? तो आंसर है यहाँ पर है। तो आपने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आप करेंगे तो आप देख लोगे डेटा से कि सब जगह इक्वल हो चुका है। तो हम कह दें पहले में कहता है कि फर्स्ट यू शुड हैव टू पुट इन बॉक्सेस। हमने बॉक्स में पुट कर दिया इनको, हमने इनको बॉक्सों में पुट कर दिया। अब दूसरा नियम कहला हो चुका। दूसरा नियम क्या कहता है? डेटा को लिखो। तो हम डेटा को लिखना चाहेंगे तो देखिए ध्यान से कि सिंबल कौन कौन से मौजूद हैं? कॉपर है, और कौन है? सल्फर, और कौन है? ऑक्सीजन, और कौन है? सोडियम, और कौन है? हाइड्रोजन। तो मीन्स यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन। बच्चों रिएक्टेंट में देखिए और प्रोडक्ट में देखिए ये लोग कितने बार आए हैं। रिएक्टेंट में बच्चों ये 1 बार आया है, वहाँ पर भी ये 1 बार आया है। अगर सल्फर की बात करें तो यहाँ सल्फर 1 बार आया है, वहाँ सल्फर भी 1 बार आया है। अगर ऑक्सीजन की बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ये और 1 ये, तो ये 5 बार आया है। वहाँ कितने बार आया जानते ना बेटा? 2 ऑक्सीजन 2 है तो 2 ये 4 वो, कितना हो गया? 6। ऐसी सोडियम की बात करें बच्चों तो सोडियम में कितने बार आया? सोडियम यहाँ पर 1 बार आया और वहाँ सोडियम 2 बार आया। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन यहाँ कितने बार आया बच्चों? हाइड्रोजन इस साइड आपका 1 बार आया है, वहाँ हाइड्रोजन 2 बार आए हैं। तो देखिए ध्यान से आप कौन अनबैलेंस हो रहा है? तो आंसर है इसमें 3 बेचारे अनबैलेंस हैं, ONAH। तो भी सिंपल सी बात मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस साइड करेंगे? जहाँ कमी है। अब देखो यहाँ समस्या है 5 और 6, ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं हिसाब किताब। तो क्या करें? हम एक काम करते हैं, किसी दूसरे को ले लेते हैं। पहले हम शुरुआत सरलता से करते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाए काम। तो सपोज करते हैं हमने सोडियम को बैलेंस करना चाहा, तो सोडियम में कितने मल्टीप्लाई करें बच्चों? आंसर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम किस जगह पर है? आंसर रिएक्टेंट में। कहाँ पर सोडियम है? इस जगह, इस बॉक्स में। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो तीसरा नियम ने कह दिया कि मल्टीप्लाई करो, बैलेंस करो, हो गया तीसरा नियम। चौथा क्या बोलता है? डेटा चेक करो भैया फिर से। तो भैया चलो डेटा चेक कर लेते हैं। डेटा चेक करते हैं। देखिए Cu वहाँ कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 और ये 2 6। वाह। और यहाँ कितना ऑक्सीजन है बच्चे? यहाँ पर भी 6। बहुत बढ़िया। सोडियम यहाँ कितने हो गए? 2। वहाँ कितने हैं? 2। कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है? 2। और वहाँ कितना है? यहाँ पर भी 2। बहुत बढ़िया। हमने ऑपरेशन परफॉर्म इस साइड किया था, हमने ऑपरेशन इसके साथ किया है, लेकिन ये लोग पहले ही सुधर गए। सुधारना इसको चाहा लेकिन पड़ोसी पहले सुधर गए। तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से हमने इसको बैलेंस किया। तो रूल नंबर 5 आपसे ये कहता है कि आपको उस इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाना है।
अभी जैसे आपने यहाँ लिखा था Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे मैग्नीशियम किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस है। ऑक्सीजन किस स्टेट में है, MgO किस स्टेट में है। आप यहाँ पे ये भी नहीं पता कि यहाँ रिएक्शन किस कंडीशन के आधार पे हो रही है। आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ हीट हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, कुछ नहीं पता आपको। तो सुनिए ध्यान से, अगर हमें क्या करना पड़ता है रूल 5 में, रूल 5 ये कहता है कि आप इक्वेशन को क्या बनाइए, इन्फॉर्मेटिव। तो किसी भी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब सूचना दे, ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 3 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं। पहला होता है फिजिकल स्टेट डिफाइन करो। फिजिकल स्टेट में हम अगर किसी की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो वहाँ हम उसके पीछे ब्रैकेट में S लिखते हैं, किसी की लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिखते हैं, किसी की गैसियस स्टेट है तो G लिखते हैं। अगर कोई एक्वस है, मीन्स उसमें पानी मिला हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, AQ। दूसरी बात, कंडीशन लिखना होता है कि कंडीशन कितने टेम्परेचर पे हो रही है, या कितने, कोई कैटलिस्ट तो नहीं है, मतलब व्हाट इज़ कैटलिस्ट, एक ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को तेज कर दे, स्पीड बढ़ा दे उसकी, तो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो अगर कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैटलिस्ट हुआ, टेम्परेचर की कंडीशन हुई, या कोई दूसरा लिक्विड हो गया, तो उन सारी कंडीशंस को कहाँ लिखते हैं, तो आंसर है एबव द एरो। एबव या बिलो, कहीं पे भी लिख दो आप, यहाँ लिखा जाता है कंडीशन को, मीन्स किस कंडीशन पे हो रही है वो, ठीक। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि आपको हीट चेंज लिखना पड़ता है कि हीट ले रहे हैं या दे रहे हैं। जब भी हीट देनी होती है तो यहाँ प्लस हीट और लगा देंगे, और जब लेते हैं हम तो यहाँ हीट लगा देंगे। नहीं समझ में आया? जैसे कि हम बात करें कोयले की, आपने कोयला लिया, कोयला होता कैसा, सॉलिड। बहुत अच्छी बात, कैसा, कोयला लिया, कार्बन लिया, होता कैसा है, सॉलिड। आपने इसको जलाया, भाई जलने वाली चीज़ क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, गैस लिख दिया। तो जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों वो कैसी होती है, गैस। लेकिन जब कोयला जलाते हैं तो उससे मिलती हमें क्या है, आंसर है हीट। लो, हो गई इन्फॉर्मेटिव। ऐसे देखो यहाँ पर भी कि आपने मैग्नीशियम लिया था, रिबन था, सॉलिड। गैस कौन सी आई, ऑक्सीजन। बना क्या, राख। राख कैसी थी, सॉलिड में, ठीक है। और क्या मिला आपको, लाइट एनर्जी, वो भी क्या एक तरीके से हीट। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब है, आप देख लो वहाँ पे, जैसे आपने लिया जिंक। जिंक कौन है, सॉलिड, तो Zn ब्रैकेट में S प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ब्रैकेट में AQ। भाई दिखा दें आपको यहाँ पे हम, जैसे आपने जिंक लिया, जिंक कैसा था, सॉलिड, मिलाया किसमें आपने, H2SO4 में। ये था कैसा, एक्वस, मीन्स इसमें पानी मिला होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो आपने मिलाया, बना क्या, नमक। नमक का नाम क्या था, जिंक सल्फेट। ये नमक पानी में घुला था, तो ये भी किसमें होगा, एक्वस में। भाई आपने जिंक को डाला इसमें, इसमें था पानी, और सॉल्ट बना कहाँ, पानी में, तो क्या रख देंगे उसको, एक्वस। और फिर उसमें गैस कौन सी निकली थी, हाइड्रोजन, तो H2SO4। नहीं समझ में आया, होगी लो। तो कहने का मतलब है किसी भी इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव पढ़ना होता है, तो वो कहता है रूल नंबर 5। तो इन्फॉर्मेटिव कैसे करेंगे, आप फिजिकल स्टेट डिफाइन करो, कंडीशन डिफाइन करो, जो कि एरो लिखी जाती हैं। तीसरी क्या, हीट चेंज दिखाओ, हीट ले रहा है या वो दे रहा है। जो हीट लेते हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक, और जो हीट देते हैं उसे बोलते हैं क्या, एक्जोथर्मिक। और इसका डिस्कशन आगे भी होता रहेगा, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। ओके, जय हिंद।